चलो भाई, बातें ना करो। आज के लेक्चर की शुरुआत करेंगे और आज हम लोग चैप्टर नंबर 6, आपका पेपर नंबर 3 है जो इसमें चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो, यह हम लोग स्टार्ट करेंगे। और बिल्कुल छोटा सा और आसान सा चैप्टर है। ये चैप्टर जो है, आप जो यूथ है हमारी कंट्री का, उन लोगों के लिए है, जिसमें बताया जाएगा कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। ठीक है जी। आप में से कोई बताना चाहेगा एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? मैंने बताया भी था एक दिन पहले और आपने पढ़ा भी होगा 11th में। हाँ जी, बताएं। नए आइडियाज के साथ काम करना। आप क्या कह रहे हैं? इनोवेटिव आइडियाज? अच्छा, नए आइडियाज या इनोवेटिव आइडियाज? ठीक है, एक ही बात है दोनों। हाँ, इनोवेशन का मतलब क्या होता है? समथिंग न्यू। कोई नई स्किल, कोई नई प्रोसेस, कोई नया मेथड, कोई नया प्रोडक्ट, कोई नई मार्केट, कुछ नया करना इनोवेशन कहलाता है। आप क्या कह रहे थे समय? यही कह रहे थे। ठीक है। चलो देखो, एंटरप्रेन्योरशिप को पढ़ने से पहले मैं आपको तीन शब्दों का मतलब बता दूं। एक होता है एंटरप्रेन्योर। ठीक है। एक होता है एंटरप्रेन्योरशिप। कोई फर्क बताना चाहेगा? मैंने बताया था एक दिन। और एक होता है एंटरप्राइज। हाँ जी, बताएं। देखो, एंटरप्राइज मतलब एक बिजनेस यूनिट, और एंटरप्रेन्योर एक इंसान, और एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एक प्रोसेस। अब समझ में आया? कहते हैं एक इंसान जब कोई नया बिजनेस यूनिट सेटअप करता है, नया बिजनेस स्टार्ट करता है, एक यूनिट एस्टेब्लिश करता है, कोई फैक्ट्री लगाता है, कुछ नया जब वो करता है, तो जो उसके आउटपुट होता है, जो चीज निकल के आती है, जो बिजनेस, उसे क्या बोला जाता है? एंटरप्राइज। जिस इंसान ने ये काम किया वो इंसान एंटरप्रेन्योर। और जो प्रोसेस है एंटरप्राइज को बनाने की, वो क्या कहलाती है? एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। देखो, इंडिया में एंटरप्रेन्योर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। एंटरप्रेन्योरशिप की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि देखो, इंडिया में ना काफी सारा यूथ है, और हम लोग बोलते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है। वो अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं है। और एम्प्लॉयमेंट का होना, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार मिलना। रोजगार मिलेगा कहाँ से? रोजगार देता कौन है? बिजनेस। कौन देता है? गवर्नमेंट। देखो, आपको, आप कहते हो कि रोजगार नहीं है, हमें नौकरी करनी है। नौकरी करनी है, सब लोग नौकरी करना चाहते हैं। नौकरी देता देता कौन है नौकरी? बिजनेस। देखो, हम बोल देते हैं सरकार देगी नौकरी, अरे सरकार तो देगी लेकिन बिजनेस होना चाहिए ना। उसमें ओनरशिप फिर चाहे गवर्नमेंट की हो या प्राइवेट सेक्टर की हो। ये बात आप तो समझोगे ना, आपने पढ़ा है प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर, दो तरीके के सेक्टर होते हैं। बिजनेस अल्टीमेट तो बिजनेस यूनिट चाहिए ना। देखो, कोई कोई लोग कमा रहा होगा, कोई बिजनेस होगा जो किस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स में कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तब जाके तब कहीं एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी ना। एम्प्लॉयज को रखोगे कहाँ? ऐसा है क्या एम्प्लॉयज को घर पे बैठा दोगे और ले लो भाई सैलरी? एम्प्लॉयर कौन होता है? एक बिजनेस यूनिट, बिजनेस फर्म्स। अब सब लोग अगर एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएंगे, सब लोग कह रहे हैं एम्प्लॉयमेंट दे दो, एम्प्लॉयमेंट दे दो, अरे तो एम्प्लॉयमेंट देगा कौन? कुछ ऐसे लोगों का भी तो होना जरूरी है ना जो बिजनेस करें। वो बिजनेस करेंगे, कोई चीज बनाएंगे, तभी एम्प्लॉयमेंट आएगी, तभी एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट होगी। तो अल्टीमेट क्या चीज है? एम्प्लॉयमेंट के लिए किस चीज की जरूरत है? बिजनेस। और बिजनेस करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब कुछ भी नहीं है, इट मींस टू स्टार्ट अप ए बिजनेस। टू स्टार्ट ए बिजनेस, नए बिजनेस को एस्टेब्लिश करना। इनोवेशन करना। इनोवेशन का मतलब होता है कोई नया आइडिया लेकर के आए, कोई नई मार्केट लेकर के आए, कोई नया मेथड लेकर के आओ, कोई नई प्रोसेस लेके आओ, कोई नया प्रोडक्ट लेकर के आओ। ये सारी चीजें क्या होती हैं आपकी? ये इनोवेशन कहलाती हैं। तो जब एक पर्सन, जब एक इंसान एक नए बिजनेस की शुरुआत करता है तो उसे एंटरप्रेन्योरशिप बोला जाता है। ठीक है। वैसे तो चैप्टर की यहाँ से शुरुआत होती है कि सरकार ने क्या क्या किया है एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन हम लोग इसको पढ़ेंगे कहाँ से? लास्ट में आ जाओ। हम लोग इसको यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे भाई। पेज नंबर 114 है ये, 115 पे आ जाओ। नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जरूरत क्या है, फिर हम पढ़ेंगे दिक्कतें क्या क्या है,
फिर हम पढ़ेंगे उन दिक्कतों के समाधान के लिए, सॉल्यूशन के लिए सरकार ने क्या क्या किया। ये बात समझ में आ रही है सबको? एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है ये समझ में आ गया? एंटरप्रेन्योर कौन होता है ये बात समझ में आ गई? पढ़ो फिर, क्यों जरूरत है। कहते थे एंटरप्रेन्योर्स, अब सबको पता है ना एंटरप्रेन्योर कौन है? वो इंसान जो नए बिजनेस यूनिट की एस्टेब्लिशमेंट करता है। कहते हैं एंटरप्रेन्योर्स को कंसीडर किया जाता है चेंज एजेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। कहते हैं एक इकोनॉमी जो डेवलप करती है, इंडस्ट्रीज आती हैं, ये जो चेंज आता है ना, बदलाव, बदलाव हम बोलते हैं ना, जहाँ रोजगार नहीं है वहाँ रोजगार आएगा, जहाँ बिजनेस नहीं है वहाँ बिजनेस आएगा, जहाँ इंडस्ट्रीज नहीं है वहाँ इंडस्ट्रीज आएंगी, जहाँ कोई काम नहीं है वहाँ पे काम होगा, जहाँ फैक्ट्री नहीं है वहाँ फैक्ट्री लगेगी। ये बदलाव लाता कौन है? एंटरप्रेन्योर्स। तो कहते हैं ये एंटरप्रेन्योर्स को चेंज एजेंट्स माना जाता है, बदलाव लाने वाले लोग। ये वो एजेंट्स है जो बदलाव लेकर के आते हैं। इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है इंडस्ट्रियल की, इंडस्ट्रीज की, इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, ये सारी चीजें कौन लेकर के आता है? एंटरप्रेन्योर। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? चेंज एजेंट्स के तौर पे जाना जाता है। The premium mobile role that entrepreneurs play in the promoting industrial and economic development of an economy is well adduced across the countries। कहते हैं जो इनका प्रीमियम रोल है, मेन जो रोल माना जाता है एंटरप्रेन्योर्स का, वो क्या माना जाता है? किसी भी देश की इकोनॉमी को डेवलप करना। तो एंटरप्रेन्योर्स क्या है? वो स्पार्क प्लग्स हैं जो इकोनॉमी को ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफॉर्म कर देंगे, एक इकोनॉमी को बदल के रख देंगे। स्पार्क प्लग क्या होता है? व्हीकल में एक स्पार्क प्लग होता है ना, जो व्हीकल को स्टार्ट करने के लिए एक चिंगारी देता है, आग। तो कहते हैं एंटरप्रेन्योर्स वही है। ठीक है, ये माचिस की तिल्ली का काम करते हैं किसी भी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या? नहीं, च, चलाने के लिए, जलाने के लिए नहीं, चलाने के लिए। ठीक है जी, ताकि इकोनॉमी ग्रो करे, डेवलप करे। तो समझ में आ रहा है एंटरप्रेन्योर्स की रिक्वायरमेंट क्यों है? कहते हैं द नीड फॉर एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया मे बी कैप्चर्ड इन द फॉलोइंग पॉइंट्स। इन पॉइंट से आप समझ सकते हैं कि क्यों जरूरत है हमें एंटरप्रेन्योर्स की, क्यों हम लोग नौकरी के पीछे ना जा करके हम लोग क्या करें, बिजनेस करने की सोचे। आप बिजनेस करेंगे तो आपको भी अर्निंग होगी, और आप और कई सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पाओगे, रोजगार दे पाओगे, उनकी भी अर्निंग होगी, सबका घर चलेगा। एंटरप्रेन्योर्स प्रमोट कैपिटल फॉर्मेशन बाय मोबिलाइजिंग द आइडल सेविंग ऑफ द पीपल। समझ में आया क्यों जरूरत है एंटरप्रेन्योर्स की? कहते हैं ये क्या करते हैं, जो लोगों के घरों में सेविंग्स पड़ी है ना, उसको कैपिटल बनाते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं उसे। सेविंग्स को लेकर के आएंगे, एज ए कैपिटल बिजनेस में लगाएंगे, और उस सेविंग पे रिटर्न देंगे। तो सेविंग किस चीज में कन्वर्ट कर देंगे? कैपिटल में। दे क्रिएट इमीडिएट एंड लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट बाय एस्टैब्लिशिंग स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस, दे रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन द कंट्री। समझ में आ गया? कह रहे हैं ये लोग किस चीज में हेल्प करते हैं? इंडस्ट्रीज लगाने में, स्मॉल स्केल एंटरप्राइज, चाहे वो दुकान हो गई, फैक्ट्री हो गई, कोई भी काम, इससे लोगों को रोजगार मिलता है और बेरोजगारी की समस्या का समाधान होता है। द रूट कॉज ऑफ ऑल सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। रूट कॉज का मतलब क्या होता है? जड़। इन सारी समस्याओं की जड़ क्या है? बेरोजगारी। और बेरोजगारी का सॉल्यूशन क्या है? रोजगार। रोजगार देगा कौन? एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है जी। दे प्रमोट बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट बाय एस्टैब्लिशिंग स्मॉल स्केल एंटरप्राइज इन रूरल, रिमोट एंड लेस डेवलप्ड रीजन। इसका क्या मतलब है? एंटरप्रेन्योर्स ही वो लोग होते हैं जो किसी भी एरिया को डेवलप करते हैं। बैलेंस रीजनल, ऐसा नहीं है कि एक एरिया दिल्ली दिल्ली ग्रो होता जाए बस, सभी एरियाज को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। अलग अलग जगह में, गांवों में, पिछड़े हुए इलाकों में, दूर दराज के इलाकों में इंडस्ट्रीज लगा करके वहां की भी डेवलपमेंट करते हैं। ये दे हेल्प रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। रिड्यूस करते हैं भाई, कोई एक पर्टिकुलर, जो ऐसे बोलते हैं ना, अमीर अमीर होते जाएंगे, गरीब गरीब होते जाएंगे, इस चीज की समस्या का समाधान करते हैं। ये प्रमोट करते हैं इक्विटेबल रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इनकम एंड इवन पॉलिटिकल पावर इन द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री। ऐसा ना हो कि कुछ ही बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हो, सरकार भी उनके कहने पे चले और देश भी उनके कहने पे चले। तो इस चीज का समस्या का समाधान क्या है? आप भी बिजनेस करो, बहुत सारे बिजनेस होंगे, कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा तो सबकी चलेगी, कोई किसी की एक की मुट्ठी में सारी चीजें नहीं होंगी। एनकरेज करते हैं इफेक्टिव रिसोर्स मोबिलाइजेशन ऑफ कैपिटल एंड स्किल, जो कि अदरवाइज अनयूटिलाइज्ड और आइडल रहती। इसका क्या मतलब है? मोबिलाइजेशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह, कहते हैं वो सेविंग्स जो ऐसे ही पड़ी रहती, उसको कैपिटल बना दिया। वो इंसान जो वेले निठल्ले बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करते, सिर्फ टिकटॉक बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स देख ली, सोशल मीडिया यूज कर लिया, दोस्तों के साथ घूम लिए, वेस्ट करते हैं। जो आइडल हैं, जो अनयूटिलाइज्ड हैं, उस ह्यूमन रिसोर्स को भी क्या करेंगे? यूज करेंगे। समझ में आ गई? वेस्टेज ऑफ टाइम। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, देखो आपका प्रोफेशन है,
आप उस चीज से अर्निंग कर रहे हैं तो अच्छी बात है। फिर चाहे वो आप रील्स बनाना हो, आप यूट्यूबर हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, अदरवाइज टाइम वेस्टेज, रिसोर्सेज वेस्ट। तो कहते हैं ये एंटरप्रेन्योर्स मोबिलाइजेशन करते हैं, अनयूटिलाइज्ड और आइडल जो पड़े रहते हैं उन चीजों को यूज में लेकर के आएंगे। इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करते हैं, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंक बैठाते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कहते हैं सिर्फ इतना ही सहयोग नहीं करते, कहने के लिए ये लास्ट है लेकिन इसके अलावा और भी करते हैं। एक्सपोर्ट बिजनेस को बढ़ावा देते हैं जो कि एक किसी भी देश की तरक्की के लिए बहुत जरूरी होता है। ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो सिर्फ ना इंडिया में यूज होंगे बल्कि बाहर भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। ये चीजें समझ में आई? पक्का? पूछना है किसी को कुछ? समझ में आ रहा है एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, क्यों जरूरत है? अब कहते हैं समस्याएं तो सुन लो। ख्वाब तो बड़े बड़े दिखा दिए, ठीक है, सपने तो दिखा दिए, ऐसे होगा वैसे होगा ये चीजें होंगी, दिक्कतें भी तो आती हैं। सबसे बड़ी दिक्कत पैसा, ठीक है। कहते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है एंटरप्रेन्योर्स को, उनके पास पैसा नहीं होता काम करने को। पैसा नहीं होगा तो इससे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी। क्या? मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे खुल के, मार्केटिंग मतलब प्रमोशन नहीं कर पाएंगे, अच्छे मैनेजर्स हायर नहीं कर पाएंगे, क्यों? अच्छी सैलरीज नहीं अफोर्ड कर पा रहे, रॉ मटेरियल नहीं खरीद पाएंगे बल्क में, बल्क में रॉ मटेरियल नहीं खरीद पाएंगे तो बल्क में जब खरीदते हैं तो सस्ता पड़ता है ना, तो कह रहे वो नहीं कर पाएंगे। अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल नहीं खरीद पाएंगे, हैवी मशीनरी नहीं खरीद पाएंगे, तो ये दिक्कतें आती हैं। सपोर्ट नहीं मिलता, लोन नहीं मिलता, जमीन नहीं मिलती, ठीक है जी, एक्सेस नहीं मिलती मार्केट में, बड़े बड़े बिजनेस उनको दबा देते हैं, खरीद लेते हैं, सब्सिडरी बना लेते हैं। तो कह रही ये दिक्कतें, बोटल नेक्स इन द एंटरप्रेन्योर ग्रोथ, क्या क्या रुकावटें क्या क्या आ रही हैं जी? कहते हैं सबसे पहले तो इनएफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट, कहते हैं टाइम मैनेजमेंट नहीं करते एंटरप्रेन्योर्स। मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स थिंक ऑन इनफिनाइट टाइम स्केल्स एज दो दे हैव पेनल्टी ऑफ टाइम टू अचीव देयर गोल्स। ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स को क्या लगता है कि हमारे पास समय ही समय है, गोल्स अचीव कर लेंगे, ठीक है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जब तक है जान बिजनेस चलता रहेगा, ठीक है जी, कभी तो गोल्स अचीव होंगे। कहते हैं यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इनको ये समझाना है कि ये टाइम ही तो सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स है। मोस्ट एंटरप्रेन्योर लीडर्स डोंट यूज इट इफेक्टिवली, कहते हैं ज्यादातर इसको इफेक्टिवली यूज ही नहीं करते, वेस्टेज ऑफ टाइम करते हैं। और ये बहुत जरूरी है एनालाइज करना कि आपके बिजनेस के मैट्रिक्स क्या है, टाइम वेस्टिंग प्रोसेस क्या है, कहाँ कहाँ पे आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस विद इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम एरिया इन मेजर चैनल्स। आपके बिजनेस में किसी काम को करने में कितना समय लगता है और बाकी इंडस्ट्री यानी कि आपके कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो उस काम को कितनी देर में करते हैं। Leveraging technology tools such as automation and machine learning wherever possible is very important in contemporary times। कहते हैं मशीनों की अहमियत को समझना, ठीक है जी, टाइम सेविंग प्रोसेस को यूज करना बहुत जरूरी है। मेन कंटेंट यही है, देखो यहाँ से इतने एमसीक्यू नहीं निकल के आएंगे, ये समझाने के लिए है आपको कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मैकेंसिक एंड कंपनी ने रिपोर्ट किया था नेक्स्ट ईयर ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट विल हिंज ऑन द ऑटोनोमस व्हीकल्स एंड नेटवर्क ऑफ स्मार्ट प्रोग्राम्स दैट कैन ऑप्टिमाइज एफिशिएंसी। कहते हैं आने वाला समय क्या होगा, ऑटोनोमस व्हीकल्स का होगा, नेटवर्क ऑफ स्मार्ट प्रोग्राम्स का होगा, जो कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ये चीज आपको समझनी होगी, मशीन से सामान डिलीवर किया जाएगा, एआई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन आ जाता है भाई, एआई की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी इंक्रीज की जा सकती है, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस बनाओ, ये हर्डल्स हैं जो इनको दूर करो, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाओ। दूसरी सबसे बड़ी समस्या लैक ऑफ मनी, पैसा नहीं है, जो मैंने आपको बताया। इनएडिकेट फंड्स, कहते हैं कम पैसा होना एंड द रिसोर्सेज ऑब्टेन्ड बाय दीज फंड्स आपके एक्सपेंशन को रोकते हैं, बढ़ावे को रोक देते हैं, आप बिजनेस को बढ़ा नहीं पाते क्योंकि पैसे की कमी है आपके पास। तो कहते हैं जब बात आती है इन समस्याओं को सुलझाने की तो पैसा बहुत अहमियत रखता है। पैसा नहीं होगा तो एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पाओगे, पैसा नहीं होगा तो अच्छे मैनेजर्स हायर नहीं कर पाओगे, पैसा नहीं होगा तो मशीन नहीं ला पाओगे, पैसा नहीं होगा तो रॉ मटेरियल नहीं ला पाओगे। तो सभी समस्याओं का समाधान क्या है, एक हद तक पैसा। इट हेल्प्स इन परचेज ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, खरीद पाते हो, कंसल्टेंट्स हायर कर पाते हो, जो कि आपकी जो रुकावटें आ रही है उनको दूर करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाते हैं। जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती है टेक्नोलॉजी बढ़ाने की जरूरत पड़ती है, सेल्स बढ़ाने की, रिसोर्सेज बढ़ाने की, बहुत सारे रिसोर्सेज बहुत सारे एरियाज में पैसे की जरूरत पड़ती है। तो कहते हैं देखा जाए तो बहुत सारे कैपिटल सोर्सेज है बाहर, इसके अलावा वेंचर कैपिटल फंडिंग है, लोन ले सकते हो आप, एडमिनिस्ट्रेशन, लोन रिपेड is less than 7 years typically incur a less than 10% interest rate, and these loans can be used for purchase of new technology or building supply chain experts। आप
लोन लेकर के ये काम कर सकते हैं। आपको समस्याएं बताई जा रही हैं और थोड़े थोड़े समाधान बताए जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे बताया ना, ये समस्याएं टाइम वेस्ट करते हैं, तो कहते हैं समाधान क्या है, आप एआई का यूज करें, सॉफ्टवेयर का यूज करें। पैसे की दिक्कत है, आप लोन लें। टू मच नॉइज, नॉइज का मतलब क्या होता है, शोर। यहाँ पे इस चीज का है, हम रुकावटें लगा सकते हैं, हम डिस्टरबेंस बहुत होती है, किसी भी तरीके से लगा लो। कहते हैं बिल्डिंग एंड रनिंग ए स्टार्टअप कैन बिकम टू कॉम्प्लेक्स जब एंटरप्रेन्योर ट्राई करता है, जो सोशल मीडिया से नॉइज आ रही है, मार्केटिंग से, ऐप से, वेंडर से, इससे क्या हो जाता है, इट्स इनफ टू मेक एवरीथिंग दे नीड टू चेज डाउन द नेक्स्ट बिग थिंग एंड क्लेमर फॉर द मीडिया लाइमलाइट। कहते हैं शोर शराबे को वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कुछ बिजनेस तो इसी चीज से दब जाते हैं कि उनको ये कह रहे हैं तेरा बिजनेस नहीं चलेगा, तुझसे ये चीजें नहीं होंगी। और कहते हैं कुछ बिजनेस सोशल मीडिया पे ये देख के कि उसे इतनी तरक्की मिल गई, उसका बिजनेस इतना डेवलप कर गया, उन चक्करों में वो भी फटाफट से लाइमलाइट में आना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि हमें भी लोग पहचाने, बट लाइमलाइट डजंट गारंटी सक्सेस। आज आप मीडिया में आ गए, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कामयाब इंसान बन चुके हैं। मैनी कंपनीज दैट ड्रू हुज अमाउंट ऑफ प्रेस एंड वेंचर फंडिंग हैव अल्टीमेटली फेल्ड। बहुत सारी कंपनीज जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया में अपना नाम दिया, लाइमलाइट में आए, आगे जा करके वो फेल हो गए। तो इससे अच्छे कि आप लाइमलाइट में आना चाहो, इससे अच्छा अपने काम पे और फोकस करो और विश्वास बनाए रखो कि एक समय पे आपको भी लाइमलाइट जरूर मिलेगी। ग्रेट प्रोडक्ट बनाओ, मेहनती बनो, ठीक है, अपने रास्ते खुद साफ करो, ग्रो करो, ठीक है जी, सस्टेनेबल बनो, ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं। और क्या दिक्कत आती है जी, स्मॉल नेटवर्क। कहते हैं बीइंग अ फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर विद नियर नॉन एग्जिस्टेंट इंडस्ट्री डेवलपिंग कॉन्टेक्ट्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज टू ओवरकम। कहते हैं एंटरप्रेन्योर्स का नेटवर्क बहुत छोटा होता है, और मार्केट में आप सरवाइव जब कर पाते हैं जब आपका नेटवर्क स्ट्रांग हो, आपकी क्लाइंटेज हो। तो कहते हैं एंटरप्रेन्योर के लिए एक दिक्कत क्या आती है, नेटवर्क छोटा होता है। एक स्ट्रांग नेटवर्क बहुत जरूरी होता है किसी भी कंपनी को ग्रो करने के लिए। और कहते हैं स्ट्रांग नेटवर्क्स ऐसे नहीं बन जाते, बट स्ट्रांग नेटवर्क आर बिल्ड थ्रू वायरल कैंपेन्स और फ्लैशी मार्केटिंग। ये डेवलप होते हैं सालों साल में, रिलेशनशिप बिल्डिंग करनी पड़ती है। देखो आप लोगों को भी बोला जाता है ना, देखो आप सब लोग मान लो पास होकर अच्छे नंबर लेके सीएस बन गए, क्या सेम कमाओगे क्या? हर डॉक्टर सेम कमाता है क्या? सभी इलेक्ट्रीशियन सेम कमाते हैं? हर सीए सेम कमाता है? हर एडवोकेट सेम कमाता है क्या? पढ़ाई तो सेम की है, पेपर सेम दिए, नंबर भी सेम आ गए, फिर ये चीज अलग क्यों? क्लाइंट रिलेशनशिप कितने हैंडल करने आते हैं आप, क्लाइंट को कैसे डील करते हो? तो कहते हैं फ्लैशी मार्केटिंग से, कैंपेन वायरल करने से ये रिलेशन नहीं बनते, सालों साल लग जाते हैं विश्वास जीतने में लोगों का। सस्टेनेबल स्ट्रॉन्ग नेटवर्क्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ वैल्यू चेन एंड सप्लाई चेन। जापान और चाइना की बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, जो इनका जो क्लाइंट्स हैं, जो लोगों का विश्वास जीता है, कस्टमर्स का फेथ जीतते हैं। इस चीज से क्या होता है, आपका एंटरप्रेन्योरशिप ग्रो करता है, आपका एंटरप्राइज ग्रो करेगा। स्पोर्टिव नेटवर्क बनाने के लिए किसी को अपने बिजनेस में एंटरप्रेन्योर चाहते हैं, क्रिटिकल होना पड़ेगा। ब्रांड प्राइमरी लोकर, उसके बाद ब्लूप्रिंट बनाओ, हमें करना क्या है, क्या क्या दिक्कतें आ रही है, पार्टनरशिप करो, स्पॉन्सरशिप करो, उस रीजन में अपना नाम कमाओ। अगर वो चाहते हैं ग्लोबल अपील, तो अटेंड करनी पड़ेगी, कॉन्फ्रेंस भी अटेंड करनी पड़ेगी, इंटरनेशनल भी जाना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा किसी दूसरे मार्केट को कैसे कैप्चर किया जा सकता है, कैसे एंटर किया जा सकता है, ठीक है जी। तभी उसको वैल्यू बनेगी बाकी लोगों में, तभी उसको एक्सेस मिल पाएगी दूसरी मार्केट्स में। और क्या प्रॉब्लम है जी, ग्रोइंग टू मच टू सून, बहुत ज्यादा बहुत जल्दी, बहुत जल्दी बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो, बहुत जल्दी बहुत बड़े लेवल पे डेवलप होना चाहते हो। कहते हैं विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोइंग प्रोडक्शन प्रॉब्लम्स आती हैं, उसी जितने बड़े लेवल पे काम करोगे उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स। And figuring how to scale requires frequent testing or willingness to pivot. Entrepreneur doesn't want to miss out the strategic opportunity. For example, there nothing wrong with starting small and growing slowly. इस चीज में कोई गलत नहीं है, थोड़े से शुरुआत करना और धीरे धीरे बढ़ना, लेकिन एंटरप्रेन्योर्स क्या चाहते हैं, एकदम से। ये अप्रोच अच्छी है, इट्स बेटर टू टेक दैट अप्रोच, इसकी बजाय कि आप बहुत ज्यादा पैसा लगा दें। आपको समझना पड़ेगा कब आपको अपने गियर्स चेंज करने हैं। आप सीधा बाइक भी, व्हीकल भी फिफ्थ गियर में चलाना चाहो तो वो नहीं चलता है, काफी दिक्कत आती है उसको, ठीक है। आप बोलोगे मैं चला लेता हूँ, मैं चला लूंगा, यही बात है ना। लेकिन आपको भी पता है क्या वो स्पीड एकदम से कैच कर पाता है, इंजन खराब होने के चांसेस रहते हैं, ऑयल ज्यादा लेता है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो इट्स नॉट बैड कि अगर आप धीरे धीरे शुरुआत कर रहे हैं और धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं तो। वेन ग्रुपन, एक यूएस बेस्ड स्टार्टअप ने कंसेप्ट स्टार्ट किया ऑनलाइन कूपनिंग का 2008 में, बहुत हिट हुआ,
उसने बहुत ज़्यादा फोकस किया कस्टमर एक्विजिशन पे, लेकिन उसके कस्टमर इतने रिटेंशन नहीं हुए, टिके नहीं। तो कंपनी जब एकदम से बहुत ग्रो की, डील नहीं कर पाई एग्जिस्टिंग इश्यूज से, आईपीओ जब फाइल किया, प्राइस थे $20 से $9 पे आ गए एकदम से। ठीक है, तो कह रहे हैं इतना जल्दी भी ग्रो मत करो कि आप उस चीज को संभाल ना पाओ। एज कॉमन एज दीज इश्यूज, स्टार्टअप फाउंडर्स आर एक्चुअली द बिगेस्ट बोटलनेक्स इन देयर ओन बिजनेस। कहते हैं इन इश्यूज के अलावा जो फाउंडर्स होते हैं कई बार वो खुद ही बहुत बड़ी रुकावट बन जाते हैं। दे बिलीव दे हैव टू डू एवरीथिंग देमसेल्फ, वो सोचते हैं कि सारा काम उन्हें खुद ही करना है। एंड दे ट्राई टू चार्ज थ्रू प्रॉब्लम्स ऑन देयर वे, इससे हर्डल्स आती हैं। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग नीड, आपको बहुत अच्छे से समझना होगा इंटरनल बॉन्ड्स बनाने की। डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम बड़ा है ना, डिसेंट्रलाइजेशन, पावर को अपने हाथों में ना रख के उसे डिवाइड करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू ग्रो, आपको क्या करना पड़ेगा, लोगों पे विश्वास करना पड़ेगा। ये थी मेन मुद्दा कि क्या है, क्या एंटरप्रेन्योरशिप है, क्यों जरूरत है, क्या रुकावटें हैं। एक बार रीडिंग ले लो फटाफट से, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। इसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारी गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या क्या चीजें की हैं। और बहुत आसान आसान से पॉइंट है और यहीं से क्वेश्चंस आएंगे भाई। तसल्ली से 5 मिनट देख लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक बार रिप्लाई कर दो, इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं क्या? बेसिक बातें थी, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं, ना कोई क्वेश्चंस निकल के आते हैं इतने। बातें नहीं करेंगे, एक ही रूल है मेरी क्लास में, बस जब पढ़ने के लिए बोला जाए तब पढ़ो, अदरवाइज तो मैं पढ़ाता रहता ही हूँ। आपका क्या नाम है भाई जिसकी ये आईडी है क्रिकेट न्यूज के नाम से? प्रिंस नाम है क्या बेटा? पढ़ लियो आपने? इधर, आपका क्या नाम? सेकंड बेंच, मनीषा, पढ़ लिया? नेक्स्ट, आगे भाई, इन्होंने पढ़ लिया ये? लास्ट बेंच, आप लोगों ने भाई, तुम सबने? हेलो हेलो,
पढ़ लिया? क्या नाम है तुम्हारा? प्रदीप। आगे बढ़े, जहां से क्वेश्चंस आते हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू फोस्टर एंटरप्रेन्योरशिप। गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए? कहते हैं ये इनिशिएटिव। सबसे पहला क्या? मेक इन इंडिया। इसके बारे में देखो सबने सुना होगा। इसका कंसेप्ट क्या है? वी आर इनवाइटिंग अदर कंट्रीज, बिजनेस फ्रॉम अदर कंट्रीज, कि आप यहाँ आए हमारे इंडिया में और यहाँ पे प्रोडक्शन करना शुरू करें, अपने प्लांट्स अपने फैक्ट्रीज यहाँ लगाएं। Businesses from across the globe and not merely in the Americas consider Make in India as a breakthrough policy of the India। ठीक है, सभी लोग इस चीज को क्या मानते हैं? ब्रेक थ्रू पॉलिसी रही है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? सितंबर 24 में, जैसे ही मोदी गवर्नमेंट पावर में आए थे, पीएम मोदी जी ने ये अनाउंस किया था। ये बात पता है सबको? पहला क्वेश्चन यहीं से आता है, मेक इन इंडिया कब अनाउंस हुआ था? कहते हैं एक नेशनल प्रोग्राम है। द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव एम करता है इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बने, कि हमारे इंडिया में लोग क्या करें जी? मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू करें, सारी चीजें यहाँ पे करें। एंड कॉन्स्टेंट राफ्ट ऑफ प्रपोजल्स टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया है लोकल और फॉरेन कॉर्पोरेट बिजनेस से इन मेन 25 के एरियाज में। ये 25 एरियाज डिफाइन किए गए, भी कहते हैं यहाँ यहाँ पे आप आए और हमारे इंडिया में मेक इन इंडिया, हमारे यहाँ पे आके आप प्रोडक्शन करना शुरू करें। ऑटोमोबाइल्स, केमिकल्स, आईटी। ठीक है जी, ये अलग अलग पॉइंट्स आपको बताए गए हैं, भाई देख लेना। क्या सर? फार्मास्यूटिकल्स, दवाइयाँ बेटा, मेडिसिन। ठीक है, एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ। आईफोन के बारे में सबको पता होगा। प्राइस क्यों डाउन आते हैं आईफोन के? नहीं, इंडिया में बनता है। आपने देखा होगा जो प्रो मॉडल्स होते हैं ना आईफोन के, प्रो 12 प्रो हो गया, 13 प्रो, प्रो मैक्स, ये मॉडल्स, इनके प्राइस सेल में कभी भी इतना डाउन नहीं आते। कभी डाउन नहीं लाया जाता। डाउन आते हैं आईफोन 11, आईफोन 12, 12 मिनी, 13, 13 मिनी। अभी देखो 13 जब लॉन्च हुआ था वो बाहर से बनता है, इंपोर्ट होता है, कस्टम ड्यूटीज वगैरह लगती हैं, इस वजह से क्या नहीं हो पाते वो प्राइस डाउन। लेकिन जब वो इंडिया में बनने शुरू होते हैं तो सीधे सीधे कस्टम ड्यूटी बच जाती है, कॉस्ट कम आती है जहां पे बनता है वहां बेचने में, इस वजह से ये प्राइस डाउन आते हैं। तो इसी तरीके से जब ज्यादा प्रोडक्शन यहाँ पे होनी शुरू होगी तो हमारे इंडियंस के लिए क्या फायदा है? हमें भी वो प्रोडक्ट कम प्राइस में मिलेगा। दूसरा, यहाँ से बन के जब बाहर बेचा जाएगा तो फॉरेन रेवेन्यू आएगा, और यहाँ पे अगर फैक्ट्रीज होंगी तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, डेवलपमेंट होगी। इस स्कीम से गवर्नमेंट ने एफडीआई लिमिट भी इंक्रीज कर दी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब फॉरेन से जब पैसा इंडिया में इन्वेस्ट किया जाता है, इसकी लिमिट बढ़ा दी, पहले कम होता था। इट हैज एस्टेब्लिश्ड एन इन्वेस्टर फैसिलिटेशन सेंटर, ताकि फॉरेन बिजनेसेस को हेल्प किए जा सके, पार्टनर्स और साइट्स बताई जा सके, आप कहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं, किन के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं इंडिया में। इनिशिएटिव लिए गए डोमेस्टिक कंपनीज के लिए भी मोदी गवर्नमेंट जी ने स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम भी बताया, जो अगला हम पढ़ेंगे। ठीक है जी, ये एक एमसीक्यू बन सकता है। फॉरेन से जब कोई बिजनेस करता है, फॉरेन बिजनेसेस की हेल्प कौन करता है? तो इन्वेस्टर फैसिलिटेशन सेंटर। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? मेक इन इंडिया आसान सा था। दूसरा इनिशिएटिव क्या है? स्टैंड अप इंडिया। सुना सुना लग रहा है ना? हम लोग इसको पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इसके बारे में। ठीक है, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में हल्का फुल्का हमने इसका ओवरव्यू लिया था बेटा। स्टैंड अप इंडिया क्या है? स्टैंड अप इंडिया एक स्कीम जो हमने एक और चैप्टर किया था ना आपका, बिजनेस एनवायरनमेंट, वहां पे इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। ये एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है अमंग वुमेन एंड शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, एससी एसटी और वुमेन के लिए। क्या इनिशिएटिव लिया गया है? स्टैंड अप इंडिया। सबको पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है भाई, ये क्या करता है? फैसिलिटेट करता है, बैंक लोन प्रोवाइड करवाता है 10 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ तक, एटलीस्ट एक शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब हो, और एंड साथ में एक वुमेन बोरोर, हर बैंक की एक ब्रांच से। ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज, वहां पे क्या किया जाएगा भाई? इनको याद आ रहा है ना? इसका मतलब मैंने बताया था, ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज पढ़ा था ना। कम से कम एक एससी या एसटी में आपको लोन देना है, और एटलीस्ट एक वुमेन एंटरप्रेन्योर को आप क्या करेंगे जी? 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का लोन प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर पाए। ये बात सबको पता है क्या? अब याद आ रहा है ना? थोड़ा बहुत पढ़ा पढ़ा।
कर लिया हाईलाइट सबने? बोलो भाई। स्टैंड इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम फैसिलिटेट करती है बैंक लोन देने हैं 10 लाख से 1 करोड़ एस सी एस टी एंड वुमेन को पर ब्रांच। किस लिए? फॉर सेटिंग अप है ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज। पता है सबको ये क्या होता है? क्या होता है? हाँ जी, बिल्कुल शुरुआत से जब बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट किया जाता है, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट या ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज बोलते हैं फर्स्ट टाइम जिसको शुरू किया जा रहा है। और इसमें मोर देन 50% होल्डिंग किसकी होनी चाहिए? देखो लिखा भी है, कह रहे हैं दैट्स एंटरप्राइज में भी मैन्युफैक्चरिंग सर्विस या ट्रेडिंग सेक्टर, कोई भी काम हो सकता है। ध्यान से समझना क्या लिखा गया है। SC ST हो या वुमेन, यानी कि वो खुद अगर इंसान है तो देखो उसकी होल्डिंग होगी सारी, वही ओनर है ना। कह रहे हैं अगर आप एंटरप्राइज बनाते नॉन इंडिविजुअल, भाई अकेला नहीं है, 2-3 लोग मिल गए या कंपनी बना ली, तो कहते हैं एटलीस्ट 51 शेयर होल्डिंग किसकी हो? वो SC ST या वुमेन एंटरप्रेन्योर की हो। मेन क्रक्स यही है इसमें, मेन जो है क्या है जी? SC ST एंड वुमेन का होना जरूरी है। भाई या तो SC ST हो या ST और साथ में एक एटलीस्ट वुमेन बोरोअर इंडिविजुअल है तो सारी शेयर होल्डिंग उसी की 100%। कहते हैं नॉन इंडिविजुअल है, अकेला नहीं है, तो एटलीस्ट 51% जो होल्डिंग है किसकी हो? SC ST से या वुमेन की। एलिजिबिलिटी क्या है जी? SC ST होना चाहिए या वुमेन एंटरप्रेन्योर होना चाहिए 18 साल से ज्यादा की एज। रीजन बिंग के 18 से कम माइनर होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह वो नहीं कर पाते। लोन अंडर दिया जाएगा स्कीम में सिर्फ और सिर्फ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के लिए। ग्रीनफील्ड सिग्निफाइज इन दिस केस, कहते हैं ग्रीनफील्ड का मतलब देख लो भाई, यहाँ भी दिया गया फर्स्ट टाइम वेंचर ऑफ बेनिफिशियरी इन मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस और ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग मतलब सामान बनाना, ट्रेडिंग मतलब बना बनाया सामान खरीद के बेचना, सर्विस मतलब स्किल्स के बेसिस पे सर्व करना सोसाइटी को। तो ये लोन ऐसे नहीं है कि आप चले गए आपने बोला मुझे लोन दे दो, मैं वो मैंने नहीं, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए मिलेगा। आप पहली बार शुरुआत कर रहे हैं, नॉन इंडिविजुअल है तो 51% शेयर होल्डिंग या कंट्रोलिंग स्टेक किसके पास होगा? इनके पास। डिफॉल्ट ना किया हो पहले, वे पहले लोन लिया था लोन नहीं चुकाया। समझ गए ये चीज? ये मेन था भाई, यहाँ से बस क्वेश्चन बनता है इतना ही। नेचर क्या होगा? कंपोजिट लोन इंक्लूजिंग ऑफ टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल, कितने से कितने का मिल सकता है? 10 लाख से 100 लाख यानी 1 करोड़। पर्पस क्या होगा? नया एंटरप्राइज बनाना आपको, मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग या सर्विस। साइज कितना होगा? कंपोजिट लोन ऑफ 75% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट इंक्लूजिंग ऑफ टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल होगा। ठीक है। स्टिपुलेशन ऑफ द लोन बीइंग एक्सपेक्टेड टू कवर 75% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट वुड नॉट अप्लाई अगर बोरोर का कंट्रीब्यूशन है वो खुद से भी 25% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है तो। ज्यादा इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं है बनेगा भाई आगे। इंटरेस्ट रेट क्या होगी? द रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी लोएस्ट एप्लीकेबल रेट ऑफ द बैंक इस कैटेगरी के लिए 3%। देखो बेस रेट प्लस 3% प्लस टेन्योर प्रीमियम, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ज्यादा यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा भाई, समझ लो भाई। प्राइमरी सिक्योरिटी के अलावा लोन सिक्योर किया जा सकता है कोलेटरल सिक्योरिटी दे करके, या क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम से आप इसको क्या करवा सकते हो? सिक्योर करवा सकते हो। रीपेबल कब होगा? 7 ईयर्स मैक्सिमम, 18 महीने के। और क्या मिल सकता है? मोरेटोरियम पीरियड, मतलब इसको बढ़ा सकते हैं और ज्यादा। आगे ये बात समझ में। SC ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है? स्टैंड अप इंडिया स्कीम लेकर के आए हैं, जिसमें 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन दिया जाएगा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट तक, प्रोजेक्ट के लिए। सबको पता होना चाहिए, यहीं से सीधे सीधे क्वेश्चन निकल के आते हैं भाई। फॉर विड्रॉल ऑफ वर्किंग कैपिटल अप टू 10 लाख सेम में भी सैंक्शन बाय एन ओवरड्राफ्ट लिमिट दी जा सकती है। रुपए डेबिट कार्ड इशू किया जाएगा कन्वीनियंस के लिए। इसके लिए इससे ज्यादा आपको करना है तो कैश क्रेडिट लिमिट आपकी बना दी जाएगी। और मत पढ़ना चाहिए, इतना काफी है। ठीक है। नहीं चैप्टर तो और पढ़ना है, इसके बारे में कह रहा हूँ, स्कीम के बारे में। आगे करें? हाँ, नो ही आएगा आपके मुंह से हमेशा। नहीं मैं करवाऊंगा नहीं, मैं तो बस तुम्हें एहसास करवाता हूँ कि तुम्हारी पूछ हो रही है, तुमसे पूछा जा। आज इतना ही करेंगे भाई, थोड़ा सा कंटेंट बचा है, आप सब लोग पढ़ के आइएगा।
मैक्सिमम हाफ एन आवर लगेगा, 35 मिनट्स में हो जाएगा कंप्लीट। फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो पेपर 3 है, इसमें कितने चैप्टर हो जाएंगे हमारे? 4। ये 4th चैप्टर है, हाफ सिलेबस। मुझे जो कंटेंट करवाना था वो कंप्लीट हो जाएगा इस चैप्टर में आपका। ठीक है जी, कल इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक चैप्टर को रिवाइज करें और खूब मन लगा के पढ़ाई करें।